जय हिंद। बीसीए कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी दाजू। कहानी पर चर्चा करने से पूर्व हम शेखर जोशी के बारे में बात करेंगे। नई कहानी के आरंभिक दौर में जो कहानीकार विशेष सचेत और सक्रिय दिखाई देते हैं, उनमें शेखर जोशी एक महत्वपूर्ण नाम है। उनकी कहानियों में सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा पूरी तीव्रता के साथ स्पष्ट है। उन्होंने कम संख्या में कहानियाँ लिखी हैं, पर उनकी कहानियाँ बेहद प्रभावशाली बन पड़ी हैं। उन्होंने कहानी पत्रिका के माध्यम से अपनी कहानियों को पाठकों के समक्ष रखा। 1958 में उनका प्रथम कहानी संग्रह कोसी का घटवार प्रकाशित हुआ। वे अपने समय के अग्रणी कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेखर जोशी ने 1954 से 56 के आसपास कहानियाँ लिखना आरंभ किया। 1958 में प्रकाशित कोसी का घटवार संग्रह ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। उसके बाद बदबू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कोसी का घटवार तथा बदबू उनकी बेहद चर्चित कहानियाँ रही हैं। वे आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने अधिक मात्रा में कहानियाँ नहीं लिखी, तथापि वे हिंदी के सक्षम कहानीकार हैं। देखिए, उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उनकी कहानियों में जो महत्वपूर्ण है वो बदबू और एक कोसी का घटवार, ये महत्वपूर्ण कहानियाँ मानी जाती हैं। उसके बाद शेखर जोशी की बदबू कहानी प्रतीकात्मकता के साथ अनेक तरह की अनुगुंजों को व्यक्त करती है। इस कहानी का मजदूर तभी तक जिंदा है जब तक वह अपने हाथों में बदबू महसूस कर रहा है। यह बदबू ही उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है। इसलिए इसके विषय में डॉक्टर विजय मोहन सिंह का यह कथन सर्वथा सटीक है। यह न केवल मजदूर तथा मालिकों के रिश्तों पर लिखी आरंभिक हिंदी कहानियों में है, बल्कि इस सिलसिले में गहरी प्रतिरोधात्मकता व्यक्त करने वाली कहानियों में भी है। निश्चय ही कम लिखने के बावजूद शेखर जोशी हिंदी के एक समर्थ कहानीकार हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है कहानी दाजू पर। दाजू 1979 में प्रकाशित उनकी दाजू कहानी भावुकता से ग्रस्त एक साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने ठीक ही लिखा है कि यह कहानी भावुकता की अपेक्षा उससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ को रेखांकित करती है, वर्ग भेद को। वह खौफनाक वर्ग भेद जो अपने घर, परिवार और प्रदेश के आदमी को भी अपना आदमी नहीं रहने देता और इस तरह आदमी को आदमी भी नहीं रहने देता। इस कहानी की खूबी यह है कि शेखर जोशी ने वर्ग भेद को रेखांकित करने के लिए किसी फार्मूले का उपयोग नहीं किया है। डॉक्टर विजय मोहन के शब्दों में, उस दौर की सारी कहानियों में वर्ग भेद की वास्तविकता को इतनी सहजता के साथ उजागर करने वाली कोई कहानी नहीं मिलती। अतः राजा निर्वंशिया, जो कमलेश्वर की कहानी है, को हम भावुकता की कहानी कह सकते हैं, पर दाजू को नहीं। देखिए, दाजू का एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत ही कम पात्रों के माध्यम से और लेखक ने बहुत कम शब्दों में कहानी को पूर्ण किया है। लेकिन इसमें जो वर्ग भेद दिखाया है कि किस प्रकार से एक ही स्थान के रहने वाले दो लोग जब अलग अलग वर्ग के होते हैं तो उनके मध्य का जो भेद है, जो गहराई है बीच का, जो समाप्त हो जाती है, उसको यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब देखते हैं हम कहानी का मूल भाव। दाजू। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदों की सी फुर्ती। आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था। शायद यही उम्र रही होगी उसकी। अध जली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया
तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक मारते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है कि एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। पर यह अकारण नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। पर आज तो लगता है यह अपनापन नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल, चाय शॉप। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा उन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। टोडिया लोगो, यह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसी के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलने चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह मानो अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दादी, भूली, छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू, जय हिंद। दाजू, आज तो ठंड बहुत है। दाजू, क्या यहाँ भी यूँ पड़ेगा? दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज़ पड़ती, और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाऊं? लाया दाजू। दूसरी टेबल से मदन की आवाज़ सुनाई देती। मदन दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्होंने अब चौक, कैफ़ेस नहीं, सारा शहर अपने पन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें
यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यवर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू, चाय लाऊं? चाय नहीं। लेकिन ये क्या दाजू दाजू तुम चिल्लाते रहते हो रात दिन? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया था। जिसने इस कच्ची उम्र में ही दुनिया को समझने की हिम्मत कर ली हो, वह क्या एक क्षुद्र शब्द का अर्थ भी नहीं समझ सकेगा? मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सिर दे कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चित करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट। परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हों। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गईं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। आज के लिए इतना ही। कहानी पूर्ण हुई। धन्यवाद।